जो करंट को कंडक्ट करे उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। ऐसा डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। लेकिन एक बात सवाल उठता है, वो डेफिनेशन था इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडक्टर का, और पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर किसको कहते हैं, दोनों में अंतर है। सबसे पहले कोई भी मटेरियल जो है ना कंसिस्ट ऑफ किससे बनता है, मटेरियल कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टल्स, and crystal is made of molecules, and molecules are made of atoms, and those atoms contains lot of electrons, and few of them are in outermost orbit, and these outermost orbital electrons are found to be engaged in different type of molecular bonding, and few of the electron gets released after breakdown of bonds at normal and high temperature. These electrons are called free electrons. समझे, फिर से सुना रहे हैं, पूरी कहानी सुनिए। यानी मटेरियल कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टल्स, मटेरियल कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टल्स, मटेरियल बनते हैं क्रिस्टल से, ठीक है। एंड क्रिस्टल्स आर मेड ऑफ molecules and atoms, ठीक है। and molecules consist of atoms, ये भी सही है। an atom contains, the atoms contains lot of electrons, these electrons are in different orbits, लॉजिकल हर सेंटेंस को ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं। एक मटेरियल बहुत से क्रिस्टल्स हो सकते हैं, होते ही हैं ऐसा नहीं है, सारे मटेरियल्स में क्रिस्टल नहीं होते, अमॉर्फस भी तो होता है, और हर क्रिस्टल में कई एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, और हर एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स आर इन डिफरेंट ऑर्बिट। द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, जो बाहरी ऑर्बिट में होगा, द आउटर मोस्ट orbital electrons remains engaged in bonding at low temperature। जैसे मान लीजिए कोई नाम दे दें, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन टेट्रावैलेंट है, ये सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वह बॉन्डिंग में एंगेज है। ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में एंगेज हैं, तो उनका एनर्जी ग्रुप लेवल लो है। जब टेम्परेचर बढ़ा तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, और जब टेम्परेचर और राइज करेगा तो मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और जब एम्पलीट्यूड एक लिमिट से बढ़ेगा, नहीं ऐसा नहीं कह रहे हैं एटम्स आर मेड ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं कह सकते, एटम्स आर मेड ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स बोन,
हाँ ये कह सकते हैं atom contains electrons and those electrons are in orbits, ये भी सही है, and few of them are in outermost orbit and those in outermost orbit remains engaged in different type of bondings. तो वही बॉन्डिंग में ये सब इंगेज है। ये लो टेम्परेचर पर, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सिलिकॉन को एनर्जी मिलती है, वाइब्रेट करता है लार्जर एम्पलीट्यूड पर, और उससे कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ, और जहां बॉन्ड ब्रेक हुआ वहां पॉजिटिवली चार्ज वैकेंसी बन गई और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पॉजिटिवली चार्ज वैकेंसी मिली और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ भी एक वैकेंसी बनी और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। इस तरह बहुत से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है रैंडम ड्रिफ्ट में रहते हैं एक साइड से दूसरे साइड पर। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और इनका एनर्जी लेवल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में हायर होता है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में अगर एनर्जी लेवल लें तो पहला कहलाएगा वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्या है? वैलेंस बैंड आर ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑक्युपाइड बाय दोज इलेक्ट्रॉन्स हु रिमेन्स एंगेज्ड इन बॉन्डिंग। नॉर्मल टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पर वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में एंगेज होते हैं उनके एनर्जी लेवल को, ग्रुप को वैलेंस बैंड कहते हैं। तो वैलेंस बैंड इट इज ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स, इट इज ग्रुप ऑफ energy levels occupied by electrons who remains engaged in bonding, who remains engaged in bonding, and it is group of energy levels occupied by electrons who remains engaged in bonding, जो बॉन्डिंग में एंगेज रहते हैं। ठीक है, उन ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स को वैलेंस बैंड कहते हैं। और बॉन्ड के टूटने से जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं उनका जो एनर्जी लेवल्स होता है उसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं, और कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल्स हायर होगा। कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ब्रेक डाउन के बाद एक बॉन्डिंग साइड से दूसरे बॉन्डिंग साइड की तरफ जा रहे हैं। कंडक्शन बैंड द ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स occupied by electrons who remains engaged in bonding, नहीं, who gets free after breakdown of bonds, जब बॉन्ड टूट गया और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, remains engaged नहीं, who gets free after breakdown of bonds are called conduction band। इसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल हायर होता है और वैलेंस बैंड की कंपैरिजन में, और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच गैप हो सकता है कुछ एनर्जी लेवल्स जो अनऑक्युपाइड रहते हैं, उनको फॉरबिडन गैप कहते हैं। कंडक्टर के केस में ऐसा नहीं होता। कंडक्टर के केस में ये लोअर एनर्जी बैंड है जिसको कहेंगे वैलेंस बैंड। ये एक एनर्जी लेवल नहीं है, कई एनर्जी लेवल होते हैं इसमें, और इसके ऊपर होता है कंडक्शन बैंड जो इसको ओवरलैप करता है, इसलिए बीच में कोई गैप नहीं होता। बीच में ये ओवरलैप करता है, बीच में कोई गैप नहीं होता कंडक्शन बैंड में, इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर पर हर समय फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं कंडक्टर्स में। इसलिए आप कह सकते हैं कंडक्टर्स कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट नॉर्मल टेम्परेचर। द बॉन्ड्स आर सफरिंग ब्रेक डाउन एंड इलेक्ट्रॉन गेट्स फ्री, एंड व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन बॉन्डिंग साइड टू नेबरिंग बॉन्डिंग साइड दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और एक बार जब इंगेज हो गए नए साइड पर तो फिर वो वैलेंस बॉन्ड
इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो कंडक्टर्स उनको कहेंगे जिसके वैलेंस बैंड और जिसमें कंडक्शन बैंड ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स हो और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच कोई एनर्जी गैप, फॉरबिडन गैप नहीं हो। इसलिए हर टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध हैं और ये लगातार रैंडमली ड्रिफ्ट कर रहे हैं, राइट लेफ्ट अप डाउन ये, और जब तक ये मोशन में है तब तक ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जहां एक बॉन्डिंग साइड से रिलीज होकर दूसरे को ऑक्युपाई कर लिए वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उनका पोजीशन हो गया वैलेंस बैंड। ठीक है। अब कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है और ये देखना, और इलेक्ट्रिक फील्ड पर कंडक्टर का क्या इफेक्ट होता है, यानी इंटरैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड कंडक्टर्स, यानी इंटरैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड and conductors. Interaction between electrostatic field and conductors. देखिए ये स्पेस है जिसमें अभी वैक्यूम है, एब्सेंस ऑफ मटेरियल है, कोई कंडक्टर नहीं, एब्सेंस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, कोई मटेरियल नहीं। तब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है ई नॉट, यानी यहां पर पॉइंट पी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा ई नॉट न्यूटन। कब? जब इस स्पेस में कोई मटेरियल नहीं, कोई कुछ नहीं, वैक्यूम है, कंप्लीट एब्सोल्यूट। अब इस स्पेस को कंडक्टर से भर देते हैं, तो जहां ये कंडक्टर से ऑक्युपाइड हो गया, ये है कंडक्टर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक्ट करेगा उसके कारण वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर राइट है तो फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स होगा लेफ्ट, और उस फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट होने के कारण इलेक्ट्रॉन इस तरफ ड्रिफ्ट होगा और इस तरफ वैकेंसी क्रिएट होगी, खाली जगह, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इधर प्लस क्यू चार्ज डेवलप होगा और इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू चार्ज डेवलप होगा और इधर माइनस क्यू। ये जो प्लस क्यू चार्ज होगा इस सरफेस पर अपियर होगा और माइनस क्यू यहाँ पर, ये प्लस क्यू चार्ज इधर होगा और माइनस क्यू इधर होगा, समझे? तो ये प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू होगा, तो प्लस क्यू चार्ज कहलाएगा इंड्यूस्ड चार्ज। ये जो चार्ज आएगा ये इंड्यूस्ड चार्ज होगा और इस घटना को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं, और इधर भी इंड्यूस्ड चार्ज। अब इस इंड्यूस्ड चार्ज के कारण यहाँ रखे गए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा? जो इंड्यूस्ड चार्ज है आप ही खुद सोचिए फोर्स किधर एक्ट करेगा। ये जो इंड्यूस्ड चार्ज प्लस और माइनस आया है उसके कारण फोर्स किधर होगा? सोचिए तो मैसेज भी कीजिए। वो जो इंड्यूस्ड चार्ज आया है उसके कारण फोर्स किधर होगा? मतलब लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए ना। इस स्पेस में यहां हम इंड्यूस्ड चार्ज रखे, इंड्यूस्ड चार्ज यहां जब हम बाहर से फील्ड अप्लाई किए तो सारे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लेफ्ट लगा, तो इलेक्ट्रॉन की लेफ्ट वार्ड अपीयरेंस ज्यादा बढ़ गया, प्रेजेंस, तो डेंसिटी बढ़ गई, और जब बाएं बढ़ गई तो घट गई। दाएं जहां घटी वहां पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ और बाएं जहां बढ़ी उसका निगेटिव चार्ज अपीयर हुआ। तो सवाल है कि इस इंड्यूस्ड चार्ज के कारण इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स किधर होगा? तो जवाब आया लेफ्ट की तरफ होगा। हाँ सही है, ये जो फोर्स होगा उसे कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड फील्ड के अपोजिट होगा, जिसके कारण, और तब आएगा जब कंडक्टर भर देंगे, और जिसके कारण रिजल्टेंट फील्ड घट जाता है कंडक्टर के आने से और आइडियली जीरो हो जाता है। यानी ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ गया
तो if filled in the absence of conductor, the filled in the absence of conductors, filled in the absence of conductors बराबर होगा E नॉट, और filled in the presence of conductors बराबर होगा E नॉट माइनस E इंड्यूस्ड। ये होगा फील्ड उस समय जब कंडक्टर प्रेजेंट है। जब कंडक्टर नहीं था तो फील्ड था E नॉट, जब कंडक्टर आ गया तो फील्ड E नॉट में से घट गया, E नॉट माइनस, ये इंड्यूस्ड फील्ड हुआ, कम हो गया, E नॉट माइनस E इंड्यूस्ड। अब ये जो इंड्यूस्ड फील्ड होता है वो इंड्यूस्ड चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। इंड्यूस्ड फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड चार्ज जो अपियर होता है। और चार्ज कितना अपियर होगा ये डिपेंड करता है कि वहाँ कितना इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में जाएगा, और कितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में जाएंगे डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं और कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। आइडियल कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर उसको कहते हैं वेयर देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल्सो नो लिमिट टू द फ्रीडम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए वहाँ इंड्यूस चार्ज हमेशा इतना अधिक होगा कि इंड्यूस्ड फील्ड अप्लाइड फील्ड को हमेशा बैलेंस कर ले। इसलिए कंडक्टिंग स्पेस में रिजल्टेंट फील्ड हमेशा जीरो हो जाएगा। यानी इन केस ऑफ कंडक्टर्स, इन केस ऑफ कंडक्टर्स induced field is always equal to, induced field is always equal to applied field, induced field applied field के बराबर होता है। कंडक्टर के केस में इंड्यूस्ड फील्ड हमेशा अप्लाइड फील्ड के बराबर होता है और रिजल्टेंट फील्ड जीरो हो जाता है। और कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी, फ्रीडम इतनी अधिक है कि व्हाट एवर बी द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड फील्ड, द इंड्यूस्ड फील्ड इज ऑलवेज सच दैट इंड्यूस्ड फील्ड बैलेंसेस द अप्लाइड फील्ड एंड रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बिकम्स जीरो। इसलिए कंडक्टर के अंदर रिजल्टेंट फील्ड जीरो हो जाएगा। तो ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि जब बाहर से हम फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा, इक्वल अमाउंट में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा और उस चार्ज को इंड्यूस चार्ज कहेंगे, और उस इंड्यूस चार्ज के कारण फील्ड डेवलप होगा जो अप्लाइड फील्ड के अपोजिट होगा, और इस इंड्यूस्ड फील्ड का इफेक्ट स्ट्रेंथ इतना अधिक होगा कि रिजल्टेंट फील्ड को बैलेंस कर ले और रिजल्टेंट फील्ड जीरो हो जाएगा। ये आइडियल कंडक्टर में। तो आइडियल इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर किसको कहेंगे? तो आइडियल इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर क्या है? वो ये है कि व्हाट एवर बी द अमाउंट ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड फील्ड, रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड द आइडियल कंडक्टर मस्ट बी जीरो। आदर्श कंडक्टर उसको कहते हैं कि व्हाट एवर बी द अमाउंट ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड फील्ड, द रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्पेस मस्ट बी जीरो। यानी बाहर से जो हम आवेश दे रहे हैं उसकी मात्रा कुछ भी हो, प्रकृति कुछ भी हो, विस्तार प्रसार कुछ भी हो, बाहर से जो फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसका स्ट्रेंथ कितना भी हो, कंडक्टर्स आर एबल टू जनरेट एन इंड्यूस्ड फील्ड हु कैन बैलेंस द अप्लाइड फील्ड टू मेक द रिजल्टेंट फील्ड ऑलवेज जीरो। ये हमेशा याद रखिए, आइडियल कंडक्टर का ये डेफिनेशन है। पहले कहते थे कि जिससे होकर करंट पास करे उसको कंडक्टर कहते हैं। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडक्टर है वो भी सही है, उसमें करंट की बात है, यहाँ करंट की बात नहीं। आइडियल इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर आर द मटेरियल फॉर्मेशन हु कैन जनरेट एन इंड्यूस्ड फील्ड always equal and opposite to the applied field to make the resultant field zero, whatever be the amount of charge, nature of charge, distribution of charge or amount or direction of a strength applied field, strength of the applied field। यानी अप्लाइड फील्ड का स्ट्रेंथ कुछ भी हो, उसकी प्रकृति कुछ भी हो, उसका मैग्नीट्यूड कितना भी हो, जो बाहर से जो चार्ज लाए हैं उसका नेचर कुछ भी हो, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो, कंडक्टर्स आर ऑलवेज एबल टू मोबिलाइज देयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स to create the induced field to balance the applied field to make the resultant field zero inside the conducting space।
उम्मीद है आप समझे होंगे कंडक्टर की अब ये नई परिभाषा क्या है। कंडक्टर की नई परिभाषा यही हुई कि एन कंडक्टर में रिजल्टेंट फील्ड हमेशा जीरो होगा, चाहे अप्लाइड चार्ज और फील्ड कितना बड़ा हो, छोटा हो, पास में हो, दूर में हो, वैसा हो सब में। यानी आइडियल इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर, आइडियल इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर्स किसको कहते हैं? whatever be the amount of charge, whatever be the amount, nature or distribution of charge and a strength of applied field, resultant field is always zero। यानी अप्लाइड फील्ड का स्ट्रेंथ कुछ भी हो, नेचर कुछ भी हो, प्रकृति कुछ भी हो, कंडक्टर के इनसाइड रिजल्टेंट फील्ड हमेशा जीरो होता है। यानी वाट एवर बी द अमाउंट ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्पेस इज ऑलवेज जीरो। अप्लाइड फील्ड का स्ट्रेंथ कुछ भी हो, उसका फील्ड रिजल्टेंट फील्ड हमेशा जीरो होता है। ठीक है, कंडक्टर उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर। अब कंडक्टर की चार्जिंग, उससे पहले अर्थिंग किसको कहते हैं ये भी थोड़ा समझ लें। अर्थिंग, अर्थिंग का मतलब हिंदी में होता है भूगृहित होना, भूमि को घर बना लेना। और यहां मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी को हम अर्थेड कहेंगे। ए बॉडी इज सेड टू बी अर्थेड कब? अगर इसको कितना भी चार्ज दें या लें, उसके पोटेंशियल में चेंज ना आए, देन द बॉडी इज सेड टू बी अर्थेड। बॉडी की कैपेसिटी इनफाइनाइट है। कैपेसिटी आगे भी डिटेल से पढ़ना है, मगर थोड़ा तो इतना समझ ही सकते हैं। कैपेसिटी इज नॉट एन एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, कैपेसिटी इज एबिलिटी टू एक्सचेंज चार्ज विथ मिनिमम चेंज इन पोटेंशियल। कितना भी चार्ज ले लें या दे दें, पोटेंशियल में चेंज ना आए, वो कैपेसिटी। तो अगर किसी बॉडी को हम अर्थेड कब कहेंगे? जब हम उसको किसी और सिस्टम से जोड़ें जिसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट है, उसके पोटेंशियल में कभी चेंज नहीं आता, चाहे चार्ज आप कितनी भी मात्रा में दें। यानी बॉडी इज सेड टू बी अर्थेड व्हेन इट्स पोटेंशियल रिमेन्स अनचेंज्ड इन स्पाइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनी अमाउंट ऑफ चार्ज। इसको दिया जाए, लिया जाए, इसके पोटेंशियल में चेंज ना आए, देन द बॉडी इज सेड टू बी अर्थेड। तो लिखिए, ए बॉडी इज सेड टू बी अर्थेड, बॉडी इज सेड टू बी अर्थेड। एक बॉडी को हम अर्थेड कहेंगे कब? व्हेन ए बॉडी इज सेड टू बी अर्थेड कब? व्हेन पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर remains unchanged, when potential of conductor remains unchanged, a body is said to be earthed when potential of conductor remains unchanged in spite of exchange of charge, इन स्पाइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ चार्ज। आवेश की किसी भी मात्रा का एक्सचेंज हो जाए, आदान प्रदान हो, इसके पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी वाट एवर बी द अमाउंट ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्पेस। नहीं, यहाँ पर अर्थिंग उसको कहेंगे बॉडी को कितना भी चार्ज दे दो, ले लो, उससे उसके पोटेंशियल में चेंज ना आए, तो वो अर्थेड है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट है। अर्थिंग का ऐसा सिंबल होता है, इसका पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, समझ गए? अब इसके बाद
ये हो गया अर्थिंग और वो हो गया कंडक्टर्स। अब सबसे पहला चार्जिंग ऑफ ए आइसोलेटेड कंडक्टिंग शेल, चार्जिंग of an isolated conducting shell, charging of an isolated conducting shell, isolated charging of an isolated conducting shell, यानी एक शेल है जो आइसोलेटेड है। आइसोलेट का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिकली आइसोलेटेड, मतलब उस पर किसी दूसरे चार्ज का प्रभाव नहीं और ना वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। यानी एक शेल हुआ ये जिस पर कोई बाहर का चार्ज फील्ड अप्लाइड नहीं है और ये किसी से कनेक्टेड भी नहीं। इसकी दो सरफेस है, आउटर और इनर, और इसको हम लोग चार्ज दे रहे हैं Q। चार्ज कहाँ होता है? तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चार्ज इज एबल टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड विद इन द कंडक्टर। इसलिए जो भी आप चार्ज देंगे, चार्ज ट्राई टू स्प्रेड एंड ऑक्यूपाई द स्पेस विथ फारदेस्ट पॉसिबल सेपरेशन। म्यूचुअल रिपल्सन के कारण चार्ज की कोशिश होती है कि दूरस्थ पॉसिबल पॉइंट पर जाए, और ये जो फारदेस्ट पोजिशन है वो हमेशा सरफेस पर पाए जाते हैं और कहीं नहीं सरफेस पर पाए जाते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, जो चार्ज दिए उसका कुछ अमाउंट बाहरी सतह पर, अब कितना ये नहीं मालूम, लेकिन कुछ अमाउंट बाहरी सतह पर, और वो चार्ज कितना है तो मान लो Q1 है, और कुछ अमाउंट आंतरिक सतह पर, और वो चार्ज कितना है तो Q2 है, ये है Q2। और यहाँ पर अब हमें अलजेब्रिक सम के हिसाब से Q जो दिए हैं वो Q1 है प्लस Q2 है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, यहां पर ये पॉइंट P पर। पॉइंट P कहाँ है तो इनर बाउंड्री के बाहर है और आउटर सरफेस के अंदर है, यानी शेल के कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर है। ये शेल मेटल का है, कंडक्टर का है, इसके इनर सरफेस के बाहर और आउटर सरफेस के अंदर है, यानी शेल का जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसके अंदर। तो उसके अंदर हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं इसे, और ये गॉसियन सरफेस का रेडियस इनर रेडियस से बड़ा और आउटर रेडियस से छोटा है, और उसका फ्लक्स इंटरसेप्टेड निकालते हैं। तो उसका फ्लक्स इंटरसेप्टेड होगा E4πr²। और चार्ज इनसाइड कितना हुआ तो केवल चार्ज इनसाइड हुआ Q2, आउटसाइड तो Q1 है, वो नहीं ले सकते। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करिए, फ्लक्स बराबर हो जाएगा Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी E गुना 4πr² Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर हो जाएगा कितना 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई r²। अब E कहाँ है तो पॉइंट P पर है, और पॉइंट P कहाँ है तो इनर बाउंड्री के बाहर है और आउटर बाउंड्री के अंदर है। आउटर बाउंड्री के अंदर और इनर बाउंड्री के बाहर कौन सा रीजन है? ये वो रीजन है जो कंडक्टर के अंदर पड़ता है, इनसाइड। ये वो रीजन है जो कंडक्टर के अंदर पड़ता है। और हम लोग पढ़े थे ना कि व्हाट एवर बी द अमाउंट ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्पेस मस्ट बी जीरो। हम लोग पढ़े थे कि व्हाट एवर बी द अमाउंट ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्पेस मस्ट बी जीरो। तो चूंकि P कहाँ है तो P इज इनसाइड द कंडक्टर, P इज इनसाइड द कंडक्टर, P कंडक्टर के अंदर है, इसलिए EP बराबर 0। अब EP 0 का मतलब है Q2 बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये क्वेश्चन नंबर Q1 है। इक्वेशन नंबर 1 कहता है कि जो आपने चार्ज दिया उसका डिवीजन हो गया, कुछ अमाउंट बाहरी सतह पर पड़ा और कुछ अमाउंट आंतरिक सतह पर पड़ा। आपने जो चार्ज दिया उसका बंटवारा हो गया, कुछ अमाउंट बाहरी सतह पर और कुछ इनर सरफेस पर पड़ा। और हम एक पॉइंट लिए जो इनर बाउंड्री के बाहर है और आउटर बाउंड्री के अंदर है, यानी कि उस कंडक्टिंग मटेरियल स्पेस में है।
तो वहां जो फ्लक्स निकाले तो ये ईपी आ गया फ्लक्स से इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो आया है वो एक्सप्रेशन सामने है, लेकिन इसको जीरो होना है। ऐसा क्यों? क्योंकि पी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टिंग स्पेस है। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि कंडक्टर उसको कहते हैं हु कैन मेक द रिजल्टेंट फील्ड टू बी जीरो बाय क्रिएटिंग एन इंड्यूस्ड फील्ड व्हिच इज एबल टू ऑलवेज बैलेंस द अप्लाइड फील्ड। इसलिए ईपी जीरो का मतलब Q2 जीरो। इस इक्वेशन की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखिएगा तो क्या रिजल्ट आएगा? तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमको रिजल्ट क्या आया? इक्वेशन 1 और 2 से रिजल्ट आया कि Q2 जीरो मतलब Q1 ही Q है। आपने जो चार्ज दिया है वो सब का सब कहाँ अपियर हुआ? Q1 बन गया, Q2 तो है ही नहीं, तो कहाँ अपियर हुआ? जो भी आप चार्ज दिए वो सब बाहरी सरफेस पर अपियर हुआ। इसलिए कह सकते हैं कि व्हेन आइसोलेटेड कंडक्टिंग सेल is given a charge, the charge given to the isolated conducting cell always appears on outermost surface. Inner पर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि देयर इज म्यूचुअल रिपल्सन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, जिसके कारण वो दूर से दूर जाएगा। और आइसोलेटेड का मतलब है इस सिस्टम का किसी और के साथ तार के द्वारा इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट नहीं। और आइसोलेटेड का ये भी मतलब है कि कोई अगल बगल में कोई चार्ज नहीं है जिसका इस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन हो। सो इलेक्ट्रोस्टैटिकली आइसोलेटेड है और इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। हाँ, फिजिकली कनेक्टेड हो सकता है, मैकेनिकली सपोर्टेड हो सकता है। तो ऐसे कंडक्टर को जब आप चार्ज दिए तो चार्ज appears on its outer surface only, there is no charge amount in inner surface। तो लिखते हैं चार्ज given to the conductor appears on its outer surface। चार्ज given to the conductor appears on its outer surface only। कंडक्टर को दिया गया चार्ज उसके बाहरी सतह पर जमा होता है, आंतरिक सतह पर जमा नहीं होता है। चार्ज गिवन टू द कंडक्टर अपीयर्स ऑन इट्स आउटर सरफेस ओनली। आउटर सरफेस पर ही अपीयर होता है, इनर सरफेस पर कोई चार्ज जमा नहीं होता है। ठीक है, समझे? तो पहला हुआ चार्जिंग ऑफ द आइसोलेटेड कंडक्टिंग सेल। व्हेन द सेल इज नॉट कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली, सेल इज नाइदर कनेक्टेड इलेक्ट्रोस्टैटिकली। तब तो जो भी आप चार्ज देंगे वो आउटर मोस्ट सरफेस पर आएगा, इनर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं होगा। ये चार्ज अब कंडक्टर को दिए, कंडक्टर की दो सतहें हो सकती हैं, मगर आप जो चार्ज दिए द होल चार्ज अपीयर्स ऑन इट्स आउटर सरफेस ड्यू टू म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। पारस्परिक विकर्षण के कारण दूर से दूर जाएगा। तो दूर से दूर कौन जगह है? बाहरी सतह, इसलिए चार्ज बाहरी सतह पर ही आएगा। जी सर, समझ गए। अब एक अर्थेड कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो क्या होगा? अर्थिंग किया हुआ मतलब उसको ऐसे सिस्टम से जोड़े हैं जिसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटी इनफाइनाइट है, जिसको कोई भी अमाउंट ऑफ चार्ज दिया जाए पोटेंशियल राइज नहीं होगा, जिससे कोई भी अमाउंट ऑफ चार्ज लिया जाए पोटेंशियल फॉल नहीं होगा। ऐसे ही को कहते हैं अर्थेड। अर्थेड मतलब कनेक्टिंग सिस्टम विथ अनदर सिस्टम हुज इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटी इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो चलिए लिखिए चार्जिंग ऑफ द बी of earthed conducting cell, earthed conducting cell। यहां सेल है जो earthed है। अब इस सेल को अर्थ कर दिया ऐसे, ये अब इसको जो चार्ज दिए इट अपीयर्स ऑन इट्स, कहां पर ये पता लगाना है। अर्थेड का मतलब है इसका पोटेंशियल जो होगा कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट को रेफरेंस मानेंगे तो पोटेंशियल जीरो कहलाएगा। इसको चार्ज दिए Q, चार्ज जो दिए हैं वो बट जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज बाहरी सतह पर आएगा और कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज इनर मोस्ट सरफेस पर जाएगा यहां पर। अब यहां पर पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालने दोनों के कारण।
तो कहां से पोटेंशियल लाएंगे? तो हम लोग पढ़े थे यूनिफॉर्म स्फेरिकल एरियल पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ की मदद से, हो सकता है आपको याद हो। यूनिफॉर्म स्फेरिकल एरियल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, तो सरफेस नंबर 1 एंड सरफेस नंबर 2 के कारण पोटेंशियल, तो सरफेस नंबर 1 का पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε0 Q1 बाई R, क्योंकि सरफेस फेरर का पोटेंशियल सरफेस पर यही होता है। और सरफेस नंबर 2 का भी पोटेंशियल निकालें, तो सरफेस नंबर 2 का हो जाएगा इतना ही 1/4πε0 Q2/R। अब दोनों जोड़ दे, पोटेंशियल एडिटिव होता है, तो दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1/4πε0 Q1 + Q2/R। अब ये किसका पोटेंशियल है? पॉइंट P का। पॉइंट P कहाँ है? अर्थिड है, और अर्थिंग उसको कहते हैं जिसके पोटेंशियल में चेंज ना आए, और अगर किसी का पोटेंशियल चेंज ना करे तो उसे पोटेंशियल रेफरेंस मानते हैं। तो सिंस अर्थिंग इज यूज्ड एज ए पोटेंशियल रेफरेंस, अर्थिंग इज यूज्ड एज पोटेंशियल रेफरेंस, इसलिए Vp बराबर 0 होगा। तो इसलिए Q1 + Q2 बराबर 0, और Q दोनों बराबर 0 होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ Q1 भी 0 है एंड Q2 भी 0 है, अकेले अकेले 0 है, ये नहीं कि जोड़ के 0 है। और इसका अर्थ ये हुआ कि आप जो भी चार्ज देंगे अर्थिड कंडक्टर को, सब का सब अर्थिंग में चला जाएगा और इसका पोटेंशियल 0 का 0 बना रहेगा, क्योंकि अर्थिंग हैज इनफाइनाइट कैपेसिटी टू एक्सचेंज चार्ज विदाउट रेजिंग और लोअरिंग इट्स पोटेंशियल। इसलिए कंक्लूडिंग लाइन लिखिए कि चार्ज गिवन टू द अर्थिड कंडक्टर गोज टू अर्थिंग, चार्ज गिवन टू द अर्थिड कंडक्टर गोज इनटू अर्थिंग। लिखिए, अर्थिड कंडक्टर को दिया गया चार्ज पूरी तरह से अर्थिंग में चला जाता है, तो चार्ज गिवन टू द अर्थिड कंडक्टर गोज टू द अर्थिंग। लिख दीजिए, चार्ज गिवन टू द अर्थिड कंडक्टर गोज टू अर्थिंग। अर्थिड कंडक्टर को दिया गया चार्ज अर्थिंग में चला जाता है। ठीक है, ये हुआ चार्जिंग। अब इसके आगे भी बढ़ना है, 2 शेल लेना है, दोनों कंसेंट्रिक है, एक को अर्थिंग करना, दूसरे को चार्ज देना, फिर दूसरे को अर्थ करना, पहले को चार्ज देना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम तैयार करना। तो एक केस देख लेते हैं थोड़ा सा, उसको फिर डिटेल से अगले दिन होगा, लेकिन अभी शुरुआत किए थे कंडक्टर का डेफिनेशन, फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इंसुलेटर, उसका अलग है। तीसरा, ये 2 कंडक्टिंग सेल, ये आउटर शेल को अर्थ किए और इनर शेल को चार्ज दे रहे हैं, और यहाँ 2 शेल है और दोनों कंडक्टर का बना हुआ है, इसलिए 4 पॉसिबल सरफेसेस है जहां पर चार्ज हो सकता है, क्योंकि चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस एंड अपीयर्स ऑन द आउटर सरफेस। तो यहाँ पर आउटर शेल नहीं, आउटर को, हाँ आउटर को अर्थ किए और इनर को चार्ज देना है, यहाँ इनर को देना है, इनर शेल को चार्ज देना। ये जंपर लगा दिए और जंप करा के दे रहे। इनर शेल का रेडियस R1 है, आउटर शेल का रेडियस R2 है। ये चार्ज चला Q, डायग्राम बनाते तो अच्छा रहता। इनर शेल के बाहरी सरफेस पर आया Q1,
और इनर शेल के इनर सरफेस पर आया Q2। आप कहेंगे अभी तो आप बोले थे कि सब चार्ज बाहरी सर, वो आइसोलेटेड केस था, ये आइसोलेटेड सेल थोड़ी है। यहाँ तो बाहर से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो रहा है, इसलिए बंटवारा हुआ, यानी Q का बंटवारा हुआ, डिवीजन, इनर शेल के आउटर सरफेस पर, इनर शेल के इनर सरफेस पर। ठीक है, अब इनर शेल के आउटर सरफेस पर जो चार्ज है उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा इधर, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और ये इंडक्शन से Q1 हुआ और प्लस Q1 अर्थ में चला गया। ठीक है, नहीं ठीक है, फिर से सुनिए। जो नियरेस्ट सरफेस पर इंड्यूस चार्ज होता है उसको बाउंड चार्ज कहते हैं, जो फारदेस्ट सरफेस पर इंड्यूस चार्ज होता है उसको फ्री चार्ज कहते हैं। हम यहाँ पे एक डायग्राम से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है जिसमें चार्ज है, इस पर प्लस Q चार्ज है, और यहाँ पर कंडक्टर आया, तो इंडक्शन से कंडक्टर के नियर वाले सरफेस पर यहाँ पर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, मान लो -Q, और बाहर वाले सरफेस पर, दूर वाले पर +Q। इसको कहेंगे बाउंड इंड्यूस्ड चार्ज, इसको कहेंगे बाउंड इंड्यूस्ड चार्ज, और इसको कहेंगे फ्री इंड्यूस्ड चार्ज। इसको कहेंगे बाउंड इंड्यूस्ड चार्ज, और उसको कहेंगे उधर वाले को फ्री चार्ज। तो दूर वाला जो होता है फ्री इंड्यूस्ड चार्ज, वो अर्थिंग में जा सकता है, और पास वाला जो होता है वो बाउंड चार्ज, उस पर इसका कंट्रोल इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर इनर शेल के आउटर सरफेस पर जो फील्ड है, चार्ज है Q1, उसके कारण रेडियल फील्ड है, उसके कारण आउटर शेल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनवर्ड अट्रैक्ट होंगे और अंदर माइनस चार्ज अपियर होगा, और बाहर जो वैकेंसी क्रिएट होगी उसको इधर से इलेक्ट्रॉन आकर भर देगा, और इस तरह चार्ज नीचे चला जाएगा। बोलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आई बात? नहीं आई तो बोलना पड़ता है ना, और कोई ऑप्शन मैसेज कर सकते हैं ना। हम इनर शेल को Q चार्ज दिए, उसको डिवाइड कर दिए, Q1 आया इनर शेल के बाहरी सरफेस पर, और Q2 आया इनर शेल की इनर सरफेस पर। बाहरी शेल पर सरफेस पर जो चार्ज आया उसके कारण रेडियल फील्ड आया, फील्ड के कारण आउटर शेल के इनर सरफेस पर चार्ज है वो अट्रैक्ट हुआ, और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर इनर सरफेस पर निगेटिव चार्ज अपियर हुआ, और सबसे बाहरी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये जो हम चार्ज यहाँ दिए हैं इसका बंटवारा हुआ है, आउटर सरफेस पर +Q1, इनर सरफेस पर +Q2। अब बाहरी सरफेस पर जो +Q1 चार्ज है उसके कारण रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एस्टेब्लिश हुआ। इस फील्ड के कारण अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो बाहर की तरफ फोर्स लगे, लेकिन कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर सेल में वो सब अंदर की तरफ अट्रैक्ट हुए, और आउटर सेल के इनर सरफेस पर निगेटिव चार्ज अपियर हुआ, और उसी निगेटिव चार्ज के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटर सेल के बाहरी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज था, जो अर्थ में चला गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अर्थिंग से आकर पॉजिटिव वैकेंसी को भर देता है। बोलिए समझे? अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा इस तरह होना चाहिए कि कंडक्टिंग स्पेस में रिजल्टेंट फील्ड 0 हो, और इस तरह भी होना चाहिए कि अर्थेड पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 हो। ये दो क्राइटेरिया कसौटी देखना पड़ता है कि हम चार्ज को किस तरह डिवाइड करें। तो व्हाट एवर बी द अमाउंट ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्पेस मस्ट बी 0, एंड पोटेंशियल ऑफ द अर्थेड कंडक्टर शुड बी 0। पोटेंशियल ऑफ द अर्थेड कंडक्टर शुड बी 0। यहाँ पर पोटेंशियल अर्थेड कंडक्टर का B है, B का पोटेंशियल 0 होगा, और B किसका पोटेंशियल लेंगे? चार्ज का, और चार्ज के फील्ड का। और चार्ज कितना है यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में? तो 3 है। एक रीजन है जो इनर सेल के इनर सरफेस पर चार्ज है, इनर सेल, उसको रीजन 1 मान लेते हैं। इनर सेल के आउटर सरफेस पर चार्ज है, उसके कारण रीजन 2, और आउटर सेल के इनर सरफेस पर भी चार्ज है,
इन तीन स्फेरिकल यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फील्ड के कारण पोटेंशियल जो बी पर होगा उसको जोड़कर 0 होना चाहिए, क्योंकि बी इज अर्थेड। और हम लोग पढ़े थे कि अर्थेड कंडक्टर में कैपेबिलिटी है कि बाहर से जो आप चार्ज देते हैं इट डज नॉट अफेक्ट द पोटेंशियल, whatever be the amount of charge exchange, potential remains unchanged. So B का पोटेंशियल 0 था, 0 है, 0 रहेगा। जबकि B के पोटेंशियल का वैल्यू किसके बराबर होगा? तो तीन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फील्ड के पोटेंशियल के बराबर होगा। एक इनर सेल के इनर सरफेस पर जो चार्ज है, एक इनर सेल के आउटर सरफेस पर जो चार्ज है, और एक आउटर सेल के इनर सरफेस पर जो चार्ज है, इन तीनों चार्ज का पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज का फील्ड का पोटेंशियल पॉइंट बी पर जो होगा वह 0 होगा। तो हम लोग लेते हैं पोटेंशियल एट पी ड्यू टू 1 बराबर होगा 1/4πε0 Q2/R2। याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे कि यूनिफॉर्म स्फेरिकल एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर में पोटेंशियल लेते समय सेंटर से दूरी ली जाती है। तो जहां पर Q1 है Q2 है वो कहाँ है? R1 रेडियस पर है, लेकिन हमें पोटेंशियल कहाँ निकालना है? R2 रेडियस पर, इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया। फिर है पोटेंशियल एट P ड्यू टू सेकेंड, सेकेंड कहाँ? इनर सेल के बाहरी सरफेस पर 1/4πε0 Q1/R2, वो भी बाहर है। और तीसरा है सबसे बाहरी सरफेस पर माइनस, का माइनस ले रहे हैं? चार्ज निगेटिव है, Q1/R2। और सब का जोड़ हमेशा 0 होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि वाट एवर बी द चार्ज एक्सचेंज विद द अर्थेड कंडक्टर, फील्ड एट द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड बिकॉज अर्थेड कंडक्टर इज कनेक्टेड विथ ए सिस्टम हुज कैपेसिटी इज इनफाइनाइट। अब इसको 0 करके जोड़ के देखिए क्या रिजल्ट आता है। इक्वेशन ए अलग से है, रिजल्ट ये आएगा जब आप जोड़ेंगे कि इस तीनों को जोड़िएगा तो रिजल्ट आएगा कि Q1 इज 0, नहीं Q2 इज 0, Q2 जो है वो 0 होगा। अभी रिजल्ट B को जब रिजल्ट A में रखेंगे तो A और B से हमें प्राप्त हुआ कि Q1 ही Q है, यानी आपने जो चार्ज दिया है उसका बंटवारा नहीं होगा। इनर सेल को जो आप कैपिटल Q चार्ज देंगे वो पूरी तरह इनर सेल के बाहरी सरफेस पर रहेगा, और इनर सेल पर उसका डिवीजन Q1 Q2 में नहीं होता है, Q2 0 रहता है। तो फिर फाइनली चार्ज कहाँ रहेगा? तो इनर सेल के बाहरी सरफेस पर और आउटर सेल के इनर सरफेस पर चार्ज का बंटवारा होगा, और फिर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम तैयार होगा जिसकी बहुत सी प्रॉपर्टी है जो कैपेसिटर की आधारशिला बनने वाला है कैपेसिटर का, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। लेकिन अभी फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। यानी आप जब इनर सेल को चार्ज देंगे और आउटर को अर्थ रखेंगे तो आपका दिया गया चार्ज पूरी तरह इनर सेल के बाहरी सरफेस पर होगा, और उसके कारण इंड्यूस इंडक्शन जो होगा वो आउटर सेल के इनर सरफेस पर होगा, और आउटर सेल के आउटर सरफेस पर उतना ही चार्ज अर्थ में चला जाएगा। समझे? सब लोग समझ में आई बात? तो इस तरह Q चार्ज आप दिए, Q चार्ज अर्थ में चला गया और इस स्पेस में कोई चार्ज नहीं। अब ये किस तरह का फील्ड क्रिएट हुआ, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो अगले क्लास में, जैसे आप साफ यहाँ दिखाई देगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि चार्ज के कारण जो फील्ड होगा वो एक ज्योमेट्रिक बाउंड्री में सीमित होगा। अदरवाइज चार्ज का फील्ड 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है एज पर कूलम्स लॉ। तो इसका पूरा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन, और तब तैयार होगा पहली बार इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम बाउंडेड बाय द ज्योमेट्री। अदरवाइज पहले यही था कहीं भी कोई चार्ज रखो तो उसका फील्ड कहाँ तक है, तो उस चार्ज से लेकर इन्फिनिटी तक है। ये पहली बार तैयार होगा जिसमें चार्ज इज बाउंडेड बाय द सरफेस एंड द फील्ड इज आल्सो बाउंडेड बाय द ज्योमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम, और ऐसे डिवाइस को कैपेसिटर्स कहते हैं। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कल पढ़ेंगे, और इसको पढ़िएगा, पीछे प्रॉब्लम जो था वो अटेम्प्ट करिएगा, दिक्कत होगी मैसेज करिएगा। कल प्रकट होते हैं, अब 9 बजे, और वो 2 समय है। ये कुछ बच्चे और ज्वाइन करने वाले हैं, उनसे बात कर लेते हैं, तब बताएंगे कि दोनों में से कौन पहले।